हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल, आप सबका स्वागत करते हैं। चलिए, तो आज हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं इंडियन पार्लियामेंट। अभी अभी भारत में क्या है, बड़े चुनाव का माहौल है। इसी चुनाव के माहौल में हम लोग टॉपिक भी माहौल वाला लेकर आए हैं। कौन सा माहौल है? पार्लियामेंट। इसके अंदर जो भी बातें हम सारी डिस्कस करेंगे, जितने भी हाउसेस है, जिससे मिलकर पार्लियामेंट बनी है, सारा हम सबको डिस्कस करेंगे। चलिए, अब डिस्कशन जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो हम स्टार्ट करेंगे इसके इतिहास के साथ। चलिए, मैं आपको पहले क्या क्या बता देता हूँ, थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक चलेंगे। पहले मैं बताऊंगा आपके हिस्ट्री बताऊंगा, इसकी इतिहास, छोटा सा इतिहास, एक आध मिनट करेगा। फिर बताऊंगा व्हाट इज पार्लियामेंट, क्या है हमारी इंडियन पार्लियामेंट। फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे का सेशन, ठीक है? या कंपोजिशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इसका, ठीक है? चलिए, अब मैं इतिहास से थोड़ा सा आपको जोड़ देता हूँ इसको। ये देखें कि सर, आखिर हमने पार्लियामेंट कहां से ली है? तो पार्लियामेंट आपको पता है, सीधी सीधी बात, कहां से ली है? ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर से इंडिया में क्या लेकर आए? हमारी पार्लियामेंट लेकर आए। और भारतीय संविधान के अंदर जितने भी पार्लियामेंट को लेकर प्रोविजन है, वो कहां से इंस्पायर है? सारे ब्रिटिशर से। और इंडिया में पार्लियामेंट लाने का श्रेय भी किसको जाता है? ब्रिटिशर्स को ही जाता है। पहले पार्लियामेंट का पूरा नेचर, पूरा कंपोजिशन पूरा अलग था। बट जैसे भारत को आजादी मिली, इसका पूरा कंपोजिशन क्या हो गया? चेंज हो गया। भारतीय संविधान बनने के बाद क्या होगा? पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? इंडियन पार्लियामेंट के क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। सब भारतीय संविधान में इसका कहीं जिक्र किया गया है क्या? मैंने क्या बोला अभी आपसे? मैंने आपको ये बोला कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश सर से इंस्पायर होकर हम लोगों ने भारतीय संविधान में क्या जोड़ दिया? पार्लियामेंट। सब और बताओ, उससे थोड़ा सा हमें मतलब मजा नहीं आया सर, और सुनो तो। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में जाते हो, कहाँ जाते हो? जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में जाते हो, तो आपको क्या मिलेगा? सर क्या मिलेगा, थोड़ा बता सकते हो आप? आपको मिलेंगे भाई साहब हमारा इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आपको क्या मिलेगा? भारतीय पार्लियामेंट या भारतीय संसद मिलेगी आपको। समझ में आया? कौन से पार्ट में? पार्ट 5 में। सर और बताओ सर। अरे यार कितना जानोगे, सुनो और सुनो। जब आप आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जाओगे, सॉरी जवान फिसल गई, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जाओगे, तो आपको किसके बारे में जानने को मिलेगा? पार्लियामेंट के बारे में। मतलब आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक सारा सब कुछ लिखा होगा किसके बारे में? भारतीय संसद के बारे में या इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। चलो, इतना क्लियर आपको? अब हम समझते हैं सर, पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट। सर व्हाट इज पार्लियामेंट, बता दो सर, हैं थोड़ा बताओ सर। अरे कुछ नहीं है, पार्लियामेंट का काम एक मात्र है, और वो है कानून बनाने का। हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर समझो। पहला पिलर कौन सा है? लेजिस्लेटिव। दूसरा पिलर कौन सा है? एग्जीक्यूटिव। और तीसरा पिलर कौन सा है? जुडिशरी। इसमें लेजिस्लेटिव का काम क्या है? कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कानून को लागू करना। और जुडिशरी का काम क्या है? सर कानून को चेक करना कि कानून वैलिड है कि नहीं है। उसमें हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसके ही काम क्या है दोस्तों? वो है हमारी कानून को बनाना। सुनो, अब मैं थोड़ा सा आपको विस्तार समझाता हूँ। विस्तार से आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डिलीट करता हूँ। चलो, डिलीट तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। चलो ठीक है, छोड़ो उसको। यहाँ समझो, देखो हमारा भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो है फेडरल। फेडरल मतलब यहाँ पर नेशनल लेवल पे देखोगे तो उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी अलग है, राज्यों की जो लेजिस्लेटिव बॉडी देखोगे वो अलग है। जो पूरा भारत की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, या इसी को हिंदी में बोलते हैं संसद। जो हर एक राज्य के अंदर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम लोग उसको बोल देते हैं हिंदी में विधानसभा। जो पार्लियामेंट है वो क्या बनाती है? पूरा भारत के लिए कानून बनाती है। बट जो राज्यों के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो किसके लिए कानून बनाती है? सिर्फ राज्यों के लिए।
इतना क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इतिहास, मैंने आपको बता दिया भारतीय संविधान में उसका जिक्र कहाँ पर है, फिर मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी एक पिलर, फिर भारतीय संविधान में पार्लियामेंट का क्या काम है। चलो, तो एक ही काम है इसका, वो क्या है दोस्तों, कानून को बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी। क्या बॉडी है? लॉ मेकिंग बॉडी है। चलो और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट है वो क्या है, हमारी एक लॉ मेकिंग बॉडी है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। सर पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी है? कंपोजिशन बोला था ना आपने। पार्लियामेंट बनी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब आपको लग रहा होगा सर क्या हमें बेवकूफ समझते हो? हमने सुना है लोकसभा राज्यसभा, सर ये प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया? मान लो प्री में प्रश्न आया कि बताओ कंपोजिशन बताओ या पार्लियामेंट का, तुम बोल लिख दो लोकसभा राज्यसभा, बस एग्जामिनर के पास कॉपी गई, वो 0 दे देगा। बोलो सर गलत बात है, 0 को देगा सर, वो 2 नंबर का तो पूरा 2 नंबर देगा ना, 5 नंबर का तो पूरा 5 नंबर देगा। नहीं, क्यों देगा? क्योंकि तुम यहाँ पर लिखना भूल गए प्रेसिडेंट। सब हो नहीं सकता, प्रेसिडेंट के सब पार्लियामेंट का हिस्सा। सर सुनो, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है बट इंटीग्रल। सर समझाओ उसको, समझो। यदि कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, कोई बिल राज्यसभा या लोकसभा से पास होता है, वो बिल फाइनली कहाँ जाता है? फिर राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास जैसे ही वो बिल जाएगा, उसका काम है उस बिल के ऊपर अप्रूवल देना। मतलब सर बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के कोई बिल कानून नहीं बन सकता। मतलब उसके लिए किसका अप्रूवल जरूरी है? राष्ट्रपति का अप्रूवल जरूरी है। राष्ट्रपति का अप्रूवल के बिना, प्रेसिडेंट का अप्रूवल के बिना कोई भी बिल कानून में परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब फाइनल डिसीजन किसके पास है? प्रेसिडेंट का। चलो वो समझा देता हूं। तो ना तो प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा का मेंबर है, आपको कंफ्यूज कर रहा हूं मैं अब, ना ही प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर है, बट फिर भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। ना तो लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है, फिर भी क्या है? वो एक इसका पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है। इसलिए मैं बता दे रहा हूं, अभी कंफ्यूज मत होना। यदि आपके सामने प्रश्न आता है इनमें से कौन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेंगे रहेंगे। यदि आप ऑप्शन में प्रेसिडेंट रहता है तो आपका आंसर प्रेसिडेंट ही होगा। प्रेसिडेंट ना तो राज्यसभा का मेंबर है ना तो लोकसभा, फिर भी एक इंटरकल पार्ट माना जाता है किसका? भारतीय संसद या पार्लियामेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना कोई भी बिल कानून में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये पूरा लिखा हुआ है, लिख कर आए पूरा छपा हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, और जानना है आपको? ठीक है, आपको जानने का इंटरेस्ट है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये लिखा हुआ पूरा छाप लेना, ठीक है। अभी बताऊंगा जब वो पढ़ाएंगे डिटेल में। सही, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चुनावी माहौल चल रहा है, जिसका जो चुनाव चल रहा है वो है लोकसभा। चलिए अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? लोकसभा। लोकसभा के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है? कंपोजिशन, इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा का, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन, ओथ और अफर्मेशन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर और हाउस लीडर इन द पार्लियामेंट, सब कुछ डिस्कस करूंगा। धक धक हो रहा है मुझे पता है, बट डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? पूरा लोकसभा, ठीक है। आधे घंटे का और बचा है, फिर आधे घंटे में चलो हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं स्क्रीन सोच रहा हूँ स्क्रीन में समझा दूँ, सही रहेगा, है ना। चलो नहीं समझो, लोकसभा यानी डाल लो लोकसभा। पहले मैं बता रहा हूँ उसका कंपोजिशन, ठीक है। पहले क्या डिस्कस करते हैं अपन अभी? कंपोजिशन। समझो, आज की तारीख में मैं देखूं तो लोकसभा के अंदर कितने मेंबर हैं? सर वो है 550। सर गलत लिखा, क्यों? सर 552 मेंबर थे, आप बता रहे हो 550। अरे भाई साहब, हमने अभी 104th अमेंडमेंट करके जो ये 2 मेंबर एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे वो वाला प्रोविजन डिलीट कर दिया है। समझो, इसका पहले कंपोजिशन समझो। पुराना, चलो पुराने से समझते हैं, नया छोड़ो, पुराना समझो। 550 + 2, इसमें 2 जो
क्या है यहाँ पर एंग्लो इंडियन, 2 क्या है यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन। अब इस 550 में से 538 कहाँ से आते हैं, ये राज्यों से आते हैं। बचे कितने अब, सॉरी 530 कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। बचे कितने 20, 20 कहाँ से आते हैं यूटी से। ये 20 में से अभी मात्र 13 आ रहे हैं, अभी 7 सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अभी 2 कहाँ है, ये 2 है दोस्तों एंग्लो इंडियन। क्या होता था 2019 से पहले 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था, ठीक है। अब 104th अमेंडमेंट करके हम लोगों ने उस प्रोविजन को डिलीट कर दिया। अब कोई भी एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन नहीं होता है। समझ में आ गया आपको। सर एक बात बोल, अभी आपने बोला कि 550 मेंबर है, बट सर 543 मेंबर पढ़ते हम तो हर जगह। सर 7 सीट का ये वेरिएशन कहाँ से आ रहा है। मैंने क्या बोला, अभी यूटी में टोटल है 20 सीट, उसमें से अभी मात्र 13 सीट का अलॉटमेंट हुआ है, मतलब अभी 7 सीट खाली पड़ी हुई है, मतलब उस पर अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अभी नहीं होगा। अभी एक्चुअल में क्या होगा, जब भी सेंसस करवाई जाएगी तो उसका हो सकता है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर को कुछ सीट और बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो अभी सीट का अलॉटमेंट कहीं पर भी नहीं किया गया है, ठीक है, समझो। चलो ये हो गया पूरा अपना। अब हम समझते हैं इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। तो सब बड़ा ही सिंपल है, बड़ा सिंपल ये है कि हमारे यहाँ जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट, यानी यदि मेरी आयु यानी मेरी उम्र 18+ हो चुकी है तो मैं क्या दे सकता हूँ, फिर डायरेक्ट वोट दे सकता हूँ। मेरे यहाँ जो भी सांसद होगा उसको डायरेक्ट जाके क्या दे सकता, सांसद नहीं, जो भी कैंडिडेट होगा जो चुनाव में खड़ा हुआ होगा उसको मैं डायरेक्ट वोट दे सकता हूँ, यदि मेरी आयु कितनी हो चुकी है 18 वर्ष। सर हम 1970 की पैदाइश हम पे, ऐसा हमारे टाइम पे तो किस साल थी, अब 18 साल क्यों कर दी। अरे भैया हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा 1988 में, फिर हमने क्या करा 61st अमेंडमेंट करके 21 साल से आयु घटाकर कितनी कर दी 18 वर्ष, यानी यदि आपकी एज 18 ईयर्स है तो आप वोट दे सकते हैं। क्लियर, थोड़ा सा जल्दी चल रहा है पर ठीक है, अभी अपने को कंप्लीट भी करना है। सर कौन से प्रिंसिपल पे हम वोट देते हैं, यह है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, तो वोट दे सकता है आराम से। यहाँ पर क्या दे सकता है, वो वोट दे सकता है। चलो अब हम समझते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ हमने अभी देखा होगा कि भैया 543 सीट पर चुनाव होना है। कितने सीट पर, 543 सीट पर चुनाव होना है। तो 543 सीट नहीं, ये 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे मैं अभी हमारे विदिशा है, ठीक है, अब विदिशा कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, यानी हम जो भी कैंडिडेट विदिशा के लिए खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे। भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब जो भी यहाँ से कैंडिडेट खड़ा होगा उसको क्या देंगे, वोट। यानी 543 कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा इंडिया बटा हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन के आधार पर वहां पर डिवीजन किया हुआ सीट का। जैसे यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा सीट है। अब भैया मध्य प्रदेश की सीट कितनी है, मात्र 29। वही अरुणाचल प्रदेश से 1-2 सीट है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया, नागालैंड होगा, मणिपुर, छोटे छोटे राज्य तो हैं कि सीटों की संख्या भी हमें कम देखने को मिलेगी। क्लियर है अपना, चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते कार्यकाल इसका, हम समझते कार्यकाल। तो मेरे को ब्लैक स्क्रीन, चलो ब्लैक से लेते हैं। हाँ क्या समझते हैं अब, पूरा ड्यूरेशन। देखिए दोस्तों, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ना वो होता है कितना, 5 साल का। कितना होता है, 5 साल का। मतलब सर अभी जो वर्तमान में जो लोकसभा खत्म हुई है वो कौन सी हुई थी, 2024 वाली। मतलब सर कब बेटी हुई थी, ये बेटी हुई होगी 2019 में। 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 कब खत्म हुई है, 2024 में। समझ में आया। मतलब सर लोकसभा एक कैसी बॉडी है, टेम्परेरी बॉडी है। कैसी बॉडी है दोस्तों, ये टेम्परेरी, मतलब ये अस्थायी है, इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है। सर एक बात बताओ, पूछो, यदि देश में इमरजेंसी लगी हो तो क्या लोकसभा में चुनाव होंगे क्या। मान लो अभी इमरजेंसी लगा दी लोकसभा के चुनाव से पहले, क्या लोकसभा का चुनाव करवाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या होगा सर, कुछ नहीं करेंगे अपन, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। मतलब सर मतलब ये कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
ऑब्वियसली बढ़ाया जा सकता है। मान लो सर इमरजेंसी खत्म नहीं हुई तो फिर 1 साल के लिए बढ़ा दो, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन इतनी होशियार तो है नहीं, ये हम कहेंगे कि भैया इमरजेंसी में चुनाव करवा, नहीं करवा सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। ना तो इलेक्शन कमीशन के लिए पॉसिबल है, ना ही किसी और के लिए पॉसिबल होता है। ठीक है, दूसरा समझो, यदि इमरजेंसी जैसे खत्म होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर वापस चुनाव करवाना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, ये ड्यूरेशन कितना है? बस 5 साल का। और राज्यसभा का उल्टा है, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, ये किसी बॉडी है? टेम्परेरी बॉडी है। चलिए, क्या लोकसभा को समय से पहले भी डिसोल्व किया जा सकता है क्या? ये भी सुन लो भैया। हाँ, लोकसभा को समय से पहले भी डिसोल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू। हाँ, कौन एडवाइस देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर डिसोल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो, दिल मेरी ना सुने दिल के मैं ना सुना, ये लगते दोनों बेरा है, सही है। चलो, अब हम समझते हैं क्वालिफिकेशन। आपका सपना है कि सर इस साल तो हम लड़ नहीं पाए, कोई चुनाव तो आ चुका है। यदि आप चाहते हो कि सर हमें अगले साल का चुनाव लड़ना है, अगले साल का नहीं, 2029 का चुनाव लड़ना है लोकसभा, तो हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? समझो, पहले तो आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। उस आधार कार्ड पे लिखा होना चाहिए आप भारत के नागरिक हो, मतलब आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा समझो कि आपको भैया जैसे आप फॉर्म भरने जाओगे, कैंडिडेट का फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म, तो आपको शपथ दिलवा जाएगी। तीसरा, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि आप 24 वर्ष के हो तो फिर भी आप चुनाव में नहीं लड़ सकते। मिनिमम कितनी चाहिए आपको? 25 वर्ष। यदि हाँ, अभी आप कितने के हो? 23 के हो, आप सोचो 5 साल पर चुनाव लड़ लो, कितने के हो जाओगे? 28 के हो जाओगे, या 19 साल के हो आप, या 20 साल के हो, अभी 5 साल पर चुनाव लड़ना तो लड़ सकते हो। कोई मिनिमम आयु कितनी चाहिए आपको? 25 वर्ष चाहिए। चलिए, और जो भी जितनी भी क्वालिफिकेशन आता है वो सब चलेगी, जो भी पार्लियामेंट के अंदर लिखी हुई है। चलो, ये तो बात हुई क्वालिफिकेशन की। अब समझो डिस्क्वालिफिकेशन। क्या सर हमें डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है क्या? मान लो मेंबर बन गया आप, तो हाँ कर सकते हैं, नहीं क्यों नहीं कर सकते भैया। यदि आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके बैठे हो, आपने बताया नहीं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या कोर्ट ने आपको क्या डिक्लेयर कर दिया हो, आपको नहीं, मैं आपको भी नहीं जा रहा हूँ, मतलब जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, यदि उसको पागल डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि भैया उस बैंक हो चुका है तो वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। यदि उस, मान लो मैं हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, यानी मैं किसका मेंबर बन गया? लोकसभा का। अब मुझे फोन आया कहाँ से? डोनाल्ड ट्रम्प साहब का, कि भाई साहब यूएसए का चुनाव भी लड़ लो, आपको वहां की क्या लेने पड़ेगी नागरिकता, तो मैंने इंडिया की नागरिकता छोड़ दी, तो मेरी मेंबरशिप भी चली जाएगी। क्या चली जाएगी? फिर मेरी मेंबरशिप भी चली जाएगी। चलिए, अब हम समझते हैं। सर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं तो सर उस पर फाइनल डिसीजन लेता किसका? प्रेसिडेंट साहब का। उस पर कौन फाइनल डिसीजन लेता है? फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब फाइनल डिसीजन लेते हैं। चलो, इतना क्लियर है कहानी पूरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पेपर कैसा का ये अभी पूछेंगे भैया, जैसे आपका एग्जाम दोगे, है ना, 23 जून वाला सब पूछेंगे आपसे। चलिए, अब हम समझते हैं डिफेक्शन। मान लो भैया, मान लो मैं लोकसभा का मेंबर बन, मान लो मैं लोकसभा के चुनाव के लिए खड़ा हूँ। अब मैं पर्सनालिटी ऐसे ही मैं जीत जाऊंगा आराम से। मान लो मैं जीत भी गया और मैं चल गया, मान लो मैं निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ और मैं चल गया किसी पार्टी में, मेरी पार्टी 100-200 करोड़ अपन लालची सॉरी आलसी तो नहीं, लालची 100-200 करोड़ किसी ने दिए और वहां पर अपन चले गए। अरे यार ये टेलीग्राम पे क्यों आ रहा है? चलो ठीक है, छोड़ो, है ना। अपन वहां पर चले गए तो फिर क्या होगा? अपन डिफेक्शन कर गया ना अपन ने। मैं पहले निर्दलीय खड़ा हुआ था, 100-200 करोड़ दिए किसी पार्टी ने, मैंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने क्या कर लिया? फिर वो पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या हो जाएगा? फिर डिफेक्शन हो गया वो तो। चलो अब मैं समझा रहा हूँ थोड़ी डिटेल में। मान लो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, चुनाव जीत चुका हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ और मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। मतलब मान लो मैं कांग्रेस बीजेपी ने, मान लो किसी और पार्टी, आम आदमी पार्टी से खड़ा हुआ, उसका हालत खराब है, उनको थोड़ा सा दे देते हैं। मान लो मैं आम आदमी पार्टी से खड़ा होता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या होता है, दूसरी पार्टी से पैसा जाता है। आम आदमी पार्टी से खड़ा हुआ, जीत भी गया हूँ, दूसरी पार्टी से क्या आता है? पैसा। और मैं उस पार्टी में चला गया, मैं उस पार्टी में चला गया, तो फिर क्या हुआ? डिफेक्शन लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा सर। आपने, क्योंकि जिस पार्टी से आप जीत रहे, आपने उस पार्टी से अपनी इच्छा से क्या दे दी? मेंबरशिप दे दी, मतलब त्याग पत्र दे दिया। दूसरा, भैया मान लो अब मैं उल्टा चलता, भैया आम आदमी पार्टी ने बोला मुझसे, मेरी पार्टी वाले लोगों ने बोला कि आपको भैया
वोट देना है। जब भी लोकसभा में कोई बिल होता है तो फेवर में या इन फेवर में, जैसा भी हम कहें, आपको वैसा वोट देना है। बट मैंने उनकी डायरेक्शन फॉलो करने से मना कर दिया तो फिर भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, या डिफेक्शन का केस मेरे ऊपर लग सकता है। या मैं वही निर्दलीय खड़ा हुआ और मैं इलेक्शन के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो फिर भी मेरे ऊपर क्या लगेगा, डिफेक्शन लग जाएगा। या मुझे नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट तो होते थे भैया पहले 2 मेंबर एंग्लो इंडियन, अब नहीं होते, और मैंने नॉमिनेट होने के 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कितने बाद? 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो मेरे ऊपर डिफेक्शन लग जाएगा। मतलब सर 6 महीने से पहले मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ। इसका एक्सेप्शन भी है, यदि 2 बार 3 मेंबर पार्टी से अलग होकर किसी और पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं तो उनको ऊपर डिफेक्शन नहीं, कतई नहीं लगेगा, नहीं उनको ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगा। फिर चलिए सर, इसके ऊपर फाइनल डिसीजन देगा कौन? मान लो मैं किसी और पार्टी में ज्वाइन कर ली मैंने, अब वो लीगल है कि नहीं है सब कौन डिसाइड करेगा? तो वो डिसाइड करते हैं हमारे इस लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन। समझ में आया? प्रेसिडेंट साहब नहीं करते हैं, कौन करता है? या तो लोकसभा के स्पीकर या तो फिर राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? कैसा? बिल्कुल ही किया जा सकता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, यदि किसी के ऊपर डिफेक्शन का केस चलाया जाता है, यदि वो लीगल वैलिड होता है तो उसके ऊपर क्या कर सकता है, फिर वो चाहे तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। समझ में आया? चलो ठीक है। अब आता है वैकेटिंग सीट, डबल मेंबरशिप। ये क्या चीज होती है समझा दो। एक सेकंड, बैटरी लो हो गई है, थोड़ा सा चार्ज लाना पड़ेगा इसको। सॉरी, है ना। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारी डबल मेंबरशिप क्या होता है। डबल मेंबरशिप आजकल देखोगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, किसी ने 100-200 रुपये क्या ज्यादा दे दिए, वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, वो 2 हाउस से लड़ते हैं, 2 सीट से लड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो एक अधिनियम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें क्या लिखा है, यदि मान लो मैं अपने ऊपर लेता हूँ ये सब कुछ, मान लो मैं लोकसभा का मेंबर हूँ और मैं चुनाव लड़ता हूँ राज्यसभा का, वहां पे जीत जाता हूँ, मतलब मैं लोकसभा मेंबर भी बन चुका हूँ और राज्यसभा का मेंबर भी बन चुका हूँ। तो सर ये पॉसिबल है क्या? कतई नहीं है। तो क्यों नहीं है सर, बताओ ना कारण। तो मुझे एक ना एक सीट खाली करना पड़ेगी 10 दिन के अंदर अंदर। मुझे अल्टीमेटम दिया जाएगा 10 दिन का कि भैया तुम या तो लोकसभा की सीट खाली कर दो या तो राज्यसभा की सीट खाली कर दो। यदि ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा सर, मेरी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। तो लोकसभा की क्यों नहीं होगी? अरे भैया लोकसभा से पूरी सरकार चलती है यार, तुम क्या मतलब कैसे बात करते हो यार तुम लोग। यदि मान लो मैं क्या हूँ, सिटी मेंबर हूँ किसी भी एक हाउस का और मैं दूसरा हाउस के रिलेटेड हो जाता हूँ, तो वही बात मतलब मेरी सीट एक हाउस की मतलब पहले वाले की सीट चली जाएगी। चलिए मान लो मैं 2 सीट से चुनाव लड़ता हूँ, मान लो जबलपुर से भी चुनाव लड़ रहा हूँ, मंडला से भी लड़ रहा हूँ, तो फिर मान लो जबलपुर से जीत गया, मंडला से हार गया और मेरी सीट तो भैया कहाँ चल गई, जबलपुर वाली। या ऐसा मान लो जबलपुर से भी जीत गया, मंडला से भी जीत गया, तो फिर क्या होगा, एक ना एक सीट मुझे खाली करना पड़ेगी। फिर मान लो ये मंडला की मैंने सीट खाली कर दी, तो मंडला का माई बाप कौन होगा? फिर कोई भी नहीं होगी, खाली हो जाएगी सीट वो। तो इससे नुकसान भी होता है फिर देर से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिजाइन की। सर मैं क्या सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिजाइन कर सकते हैं या उनकी सीट खाली हो सकती है? क्या हो सकती है? मैंने अभी बता दिया आपको, डबल मेंबरशिप के केस में उनकी सीट खाली हो सकती है। दूसरा, यदि वो 60 दिनों तक बिना बताए कहीं निकल गए, यानी मैं मान लो लोकसभा का मेंबर हूँ, बिना बताए 60 दिन के लिए बाहर निकल गया, तो क्या सर इस केस में मेरी सीट खाली हो सकती है? क्या कतई बिल्कुल हो सकती है, कतई जी रही बात है, तो मेरी सीट खाली हो जाएगी। हाँ, इसमें वो वाले दिन काउंट नहीं हो रहे जिस समय स्पीकर ने अर्जेंट करके रखा है हाउस को। मतलब अभी हाउस का सेशन सिर्फ चल रहा है, पर बोलते हुए 4 दिन के लिए भी हाउस का सेशन नहीं होगा, बंद रहेगा, तो वाले दिन नहीं गिने जाएंगे। समझ में आया? चलो ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्सो अफर्मेशन की। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर बैठेंगे तो उससे पहले उनको क्या लेने पड़ेगी? शपथ, यानी बिना शपथ ले वो नहीं जा सकते। शपथ दिलवाता कौन है? तो प्रेसिडेंट किसी भी एक मेंबर को चुन लेता है, किसके लिए? शपथ दिलवाने के लिए। ठीक है, यदि शपथ नहीं लेते हैं तो उनको किसी भी प्रकार के प्रिविलेज या इम्यूनिटीज नहीं मिलेंगे और ऊपर से रोज का उनको 500 रुपये फाइन देना पड़ता है। चलिए क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं स्पीकर और लोकसभा। चलिए, तो हम ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी समय हो चुका है, कल डिस्कस करेंगे स्पीकर और लोकसभा। हमारा अभी क्या क्या बचा हुआ डिस्कस करने के लिए? हमें बचा स्पीकर, हम समझेंगे स्पीकर का इलेक्शन, स्पीकर की पावर, है ना, स्पीकर को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे सेम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम डिप्टी स्पीकर के बारे में, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।